माननीय अध्यक्ष जी, इंसान के लिए सबसे बड़ी नियामत है कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी जब किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसके पास उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि वो इलाज आखिर कैसे कराए। तो उसके पास मात्र दो विकल्प हैं। एक तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचे या आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ से एस्टिमेट बना करके दिया जाता है उसमें पैसा देते हैं। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड की जो स्थिति है मान्यवर, पहले तो उस आयुष्मान कार्ड को जब पेशेंट एडमिट होता है उसकी जांच की जाती है। जांच में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके बीच में जो 2-3 दिन एडमिट हो रहता है उसका खर्चा वो कहाँ से पे करे, उसके अंदर जो जांचें होती है वो कहाँ से दे। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसका खर्चा उसी से काटा जाए। दूसरा, जितने आयुष्मान कार्ड बने, अभी माननीय मंत्री जी उससे पहले प्रश्न पे जवाब दे रहे थे कि हमने इतने लाख रुपए का पेमेंट किया है, लेकिन उसमें आज की तारीख में जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उन सबका इलाज भली भांति नहीं हो पा रहा क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, कहा कि इतने पेमेंट को हमने गलत तरीके से लोगों ने आवेदन किया था, उनको रोक दिया गया। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आयुष्मान कार्ड बने वो विभिन्न जांचों के उपरांत होने के बाद आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो जब वो एडमिट होते हैं तो उन्हीं का सभी का पैसा क्यों नहीं रिफंड किया जाता, सबको इलाज क्यों नहीं मिल पाता। एक बात। दूसरा, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में 5854 चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि क्या इस सूची को और बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार इतने चिकित्सालय पर्याप्त नहीं है और उनका मानक क्या होगा। और मेरा ये भी जिज्ञासा है कि जितने लोग आयुष्मान कार्ड के तहत भर्ती होते हैं उनका 100% इलाज सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। इनके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान बनाने के लिए कई सारी जांचें होती हैं और आज अभी तक जो लेटेस्ट आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं वो जिनके 6 यूनिट थे उनके कार्ड बनाए गए। कई बार गंभीर रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास 1 या 2 यूनिट ही है, उसका कार्ड नहीं बन पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अगर 15 लाख का एस्टिमेट आता तो मात्र 1.5-2 लाख रुपए स्वीकृत हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराए। तो क्या ऐसे जो यूनिट जिनके कम हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाएगी सरकार या नहीं, यही मैं 2-3 आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने एक गंभीर मुद्दे के ऊपर मुझे मौका दिया। हमारे देश में बाबा साहब के संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत सारी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो जातियां अलग अलग पूरे देश के अंदर रहती हैं और अलग अलग तरीके के काम करती हैं। जब आरक्षण की अनुसूची बनी तो उसके अंदर एक जाति आती है बिहार जाति। पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ की करीब आबादी है और लाखों की तादाद में वो जाति उत्तर प्रदेश के अंदर भी रहती है। पहले ये आरक्षण के एसटी के अंतर्गत इन्हें आरक्षण मिलता था, लेकिन 1956 से इन्हें एससी के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची के अंदर शामिल कर लिया गया, जिसकी सूची नंबर जो है 42 है। लेकिन इसे जो शामिल किया गया वो कंजर जाति के नाम से शामिल किया गया और जब इन्हें प्रमाण पत्र बनते हैं तो प्रमाण पत्र पर कंजर जाति लिखा जाता है। कंजर जाति लिखने की वजह से जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है और दूसरी जगह जब वो नौकरी में या समाज में कहीं पर जाकर रहते हैं तो उन्हें बड़े अपमान की निगाह से या उस जाति के नाम पर उन्हें छेड़ा जाता है, जिससे उनको बड़ा अपमानित महसूस होता है और सामाजिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा वो रखता है।
माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। आप सब जानते हैं इसमें कोई आरक्षण मांगने वाली बात नहीं है। हर आदमी सम्मान चाहता है। सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये प्रस्ताव चला जाएगा पास होकर सदन से कि इस जाति को कंजर न लिखकर अहेड़िया लिखा जाए, तो निश्चित तौर पर इस जाति का सम्मान हो जाएगा और ये जाति सम्मान पा जाएगी। कोई नई आरक्षण हम लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि पासी जाति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। आप समझते हैं जैसे बहुत सारी जातियों के उपनाम ले दिए जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी होते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मुरादाबाद जिले के अंदर, बदायूं जिले के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर वहां पर जो पासी जाति है उसे कई अहेड़िया बोलते हैं, कई अहेरिया बोलते हैं। कुछ लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। मुरादाबाद के अंदर हजारों की तादाद में जाति रहती है। प्रमाण पत्र मंत्री जी उनके जाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। बाप का प्रमाण पत्र है लेकिन बेटे का प्रमाण पत्र नहीं है। जब वो जाते हैं जिला अधिकारी के यहाँ पर तो उनके जाति पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने तो उनकी जाति को पसिया लिखे दिया जाता है और उनका प्रमाण पत्र नहीं बना जाता। मंत्री जी ये आप संज्ञान ले लेंगे और आदेशित कर देंगे कि जब वो जाति अनुसूची में है, जो अनुसूचित जाति में है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने हैं, तो कम से कम ऐसे लोग जिन्हें बाबा साहब के संविधान से आरक्षण मिला हुआ है, तो कम से कम आपकी सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति से मिलने वाले लाभ से इसलिए वंचित नहीं कर दिया जाए कि कहीं पर उनको अहेड़िया बोल दिया जाता है, कहीं पर अहेरिया, कहीं पे फसिया बोल दिया जाता है। दूसरा धनकर जाति पड़ती है। धनकर जाति अनुसूचित जाति की संख्या 27 पे आती है जो अनुसूचित जाति की है और सर्टिफिकेट एससी के लिए दिए जाते हैं। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब सरकार थी तो आरक्षण वो इनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, आपकी सरकार आई, तो आप लोगों ने इन पे रोक लगाने का काम कर दिया। इसमें भी बेटे का सर्टिफिकेट है तो उसके भाई का नहीं बनना, बाप का है तो बेटे का नहीं बनना। सदन में सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा था 19/6/2024 को कि हम लोग इसको अध्ययन करा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो अध्ययन किया गया, ना सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन दिलाया गया। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से ये कहना है कि जो एक ये गृहर जाति है, इसका अगर प्रस्ताव चला जाएगा यहाँ से तो हो सकता है संसद के अंदर भी आपकी सरकार है, इस जाति को सम्मान मिल जाएगा। बाकी पासी जाति मुरादाबाद और आसपास के जिलों के अंदर रहती है, इनके प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश कर देंगे और धनकर जाति के प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूं जो अनुसूचित जाति में आने वाली जातियों को न्याय और इंसाफ मिल जाएगा, इन्हें उनकी सुविधाएं मिल जाएंगी। और नहीं अगर सरकार करती है तो हम लोग ये आपसे कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगली बार आती है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को पहले जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में सम्मान दिया था, ऐसे ही इनके प्रमाण पत्र बनवाकर इनका ये गैर जाति का कंजर शब्द हटवाकर सम्मान देने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमाल अख्तर जी, आपकी सूचना आपने ध्यान आकर्षित सरकार का किया है इस पर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग है और ये विभाग की सिंचाई व्यवस्था 1830 में प्रारंभ की गई। इसमें पूर्वी गंगा नहर प्रणाली, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली और शारदा नहर प्रणाली और इसके साथ साथ माता टीला, रहन, रामगंगा, टहरी, शारदा, सहायक, गंडक, अन्य बहुत सी नहर प्रणालियों का निर्माण हुआ था और इसके प्रदेश की कुल नहरों की लंबाई 74,000 किलोमीटर, जिसमें 4,626 किलोमीटर मुख्य नहरें, 4,483 किलोमीटर शाखाएं, 2,000
23,627 किलोमीटर रजवाई, 38,100 किलोमीटर अल्पकाय, बड़ी पंप नहरें 225, लघु डाल नहरें 29,500 क्यूसिक तथा 4,600 नलकूप क्यूसिक क्षमता वाली राजकीय नलकूप। तो ये बहुत बड़ा विभाग था और 1830 में ये शुरू किया गया था। लेकिन मैं जो भी अभी मंत्री जी ने बजट रखा है, तो अगर इनकी क्षमता बढ़ाने का तो कोई काम किया नहीं है, इन 8 सालों में कोई क्षमता बढ़ाने का काम नहीं किया है। और न तो इनकी सिल्ट सफाई का कोई काम हुआ है। अगर सिल्ट सफाई इनकी पूरी तरह से निकाल दी जाती तब भी कम था, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो जब सिंचित क्षेत्र बड़ा है तो नहरों, जहाँ से भी नहर, गंगा से या कई नदियों से जहाँ से शुरुआत पानी बढ़ाने की जाती, तब तो सिंचित व्यवस्था ठीक होती। लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रयास क्या किया है, जबकि सिंचित व्यवस्था में था, कभी जब भी सिल्ट वगैरह निकाली जाती थी तो कभी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। और मशीनों का प्रयोग जब नहीं किया जाता था और जब सिल्ट निकाली जाती थी तो वहाँ के मजदूर जो खेती पर निर्भर हैं, जिनके पास खेती नहीं होती थी लेकिन खेती पर निर्भर थे, उनके द्वारा सिल्ट निकाली जाती थी। लेकिन आधुनिकीकरण सब बड़ी बड़ी मशीनों का, और यहाँ तक कि जब नहरों में क्षमता जब पानी देते थे तो उसके डोला होता है, एक डोला, माननीय मंत्री जी डोला समझ रहे होंगे। लेकिन अब की बात मैंने देखा कि उन मशीनों के द्वारा वो डोला ही नहीं रखा है। जब डोला ही नहीं है तो उसकी क्षमता नहीं बढ़ सकती है, वहीं पर नहर कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो तेल की बात तो दूर, खेत में तो पानी फिर पहुंचेगा नहीं। और इतनी जब अल्पकाय से लेकर के इतने रजवा से लेकर इतनी माइनर के रहते सफाई, अगर मैंने तो अपने समय में 2 बार इनकी सफाई और सिल्ट निकालने का काम किया था। एक तो किया था मैंने अप्रैल और मई में, अप्रैल मई में समय भी मिल जाता था, पूरी की पूरी सफाई हो जाती थी। अब इनका सफाई का टाइम है नवंबर में। वैसे तो जब शुरुआत थी तब अक्टूबर के महीने में, अब नवंबर के महीने में। अब जब नवंबर के महीना में बुवाई होती है फसल की, तब इनकी सिल्ट निकाली जाती है। तो लगातार 1 महीना चलता है, तब तक बुवाई का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ साथ ट्यूबवेल भी हैं, ट्यूबवेल से डाल सिंचाई है। बहुत बड़ी योजना है सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। आज भी आजमगढ़ विधानसभा गोपालपुर क्षेत्र में मुझे शिकायत मिली है, अंतर्गत आता है सही समय पर पानी नहीं छोड़ा गया। साथ साथ कई सालों से सफाई का नाम सिर्फ खाना पूर्ति है। मैंने अपने यहाँ भी मंत्री जी से 1 महीना पहले करीब किया था कि भाई पानी की बहुत ज़रूरत है, फसल खड़ी हुई है, लास्ट फसल को पानी देना है। लेकिन एक नहर में तो पानी दे दिया था कुछ दिनों बाद, तुरंत तो नहीं पहुंचा, 1 हफ्ते बाद पहुंचा था मंत्री जी, 1 हफ्ते बाद।
मंत्री जी को पता ही होगा कि जब नहर से पानी छोड़ा जाएगा तो रास्ते में चलते 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 पानी में 1 हफ्ता तो लगे ही जाए। बगल में नहीं है, बगल में नहीं है, ओखला कितनी दूर है। फिर उसके बाद और जब दूसरी बार आप पता लगा लेना, दूसरी नहर में पानी जब पहुंचा वो नहर तोड़ दी गई। उसके बाद 15 दिन में शुरू हुआ है, तो 15 दिन के बाद फिर 1 हफ्ते बाद 24 दिन के बाद उस नहर में पहुंचा है। तो माननीय मंत्री जी, बहुत कुछ नहीं मुझे कहना है, बहुत कुछ नहीं बोलना भी नहीं है, लेकिन नहरों की सफाई 2 बार करा दीजिएगा, 2 बार करा दीजिए साल में। जब बुवाई का वक्त है तब आप सफाई में लगा देते हो, तब तो केवल सिल्ट निकाली जाती है। लेकिन अगर आपको नहरों की सफाई करानी है, खुदाई करानी है, उनका जहाँ तक वो तो जब नहर बनी थी तब उसका वहाँ पर चिन्ह लगा है, इतनी नहरों की सफाई हो जानी चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है कि जहाँ पर रास्ता रोड होता है वहाँ तो आगे पीछे करा देते हैं और पूरी की पूरी नहर छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई देखभाल भी नहीं हो पाती है। तो ये किसानों की बहुत परेशानी है। तो इसी तरीके से ट्यूबवेलों में अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, किसी में मोटर नहीं, किसी में बिजली नहीं, ये बहुत सी समस्याएं हैं। इस समय ट्यूबवेल भी करीब आप 34,000 के करीब ट्यूबवेल होंगे उनसे, तो ये भी है। और ट्यूबवेल भी बढ़ाने की बात है, तो ये अगर आप उस पर ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मुझे समय दिया अधिष्ठाता महोदय, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि विभाग में डॉक्टर R.K. वर्मा जी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का आप शेर लिख के दे दीजिएगा। माननीय संदीप पटेल जी, आप बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं डॉक्टर R.K. वर्मा जी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो कृषि विभाग द्वारा बजट लाया गया, यह बजट केवल कागज के पन्ने पर बजट है। यह बजट कहीं भी किसानों के हित में नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी किसान कृषि पर जो बजट दुर्घटना किसान बीमा की बजट में चर्चा की गई, यह बीमा योजना हमारे श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने इसकी शुरुआत किया था, लेकिन महंगाई को बढ़ते हुए देख करके हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई को बढ़ते हुए देख करके 1 लाख से बढ़ाकर उसे 5 लाख रुपया करने का काम किया था। आज इतने महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार को उन किसानों के बारे में जो तूफान की वजह से, बिजली की करंट की वजह से उनकी अब मौत हो जाती है, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी उस बीमा राशि को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया, ना ही उसके लिए कोई बजट का प्राविधान किया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी खरीद की बात कर रहे थे। इस बार पैदावार की बात तो उन्होंने किया,
कितने परसेंट प्रदेश में किसानों की पैदावार बढ़ गई, लेकिन खरीद का जो लक्ष्य रहा वो पैदावार का 10% रहा। जो पैदावार थी उसका 10% ही खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम बिचौलियों का उपयोग करने के बावजूद भी उन किसानों को कीमत न मिलने के कारण वो किसान लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सके। ये सरकार का लक्ष्य जो 70 लाख मीट्रिक टन का था वो 70 लाख भी नहीं पूरा हो सका और खरीद केवल 57 लाख मीट्रिक टन पे रुक गई। इसके पहले ये लगातार 5 साल की चर्चा तो करते हैं कि मैंने इतना खरीद किया, लेकिन आज तक पिछले गेहूं के खरीद देख लें, इनका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस साल धान की खरीद देख लें, इनका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इतना तक मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, ये सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को मजबूत बनाने की बात करते हैं। आज ये जो योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजना है, जो भारत सरकार की एमएसपी है, जो किसानों की ये देने की बात करते हैं, आज तक इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी, कई वर्ष बीत जाने के बाद, कई बजट आने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों को 1 रुपया भी खरीद में बोनस देने का काम आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। जबकि अन्य प्रांतों में किसानों को बोनस मिलता है। ये महंगाई की तुलना करते हैं, बैट की तुलना करते हैं दूसरे प्रांतों से, लेकिन दूसरे प्रांतों से इस बात की चर्चा नहीं करते कि दूसरी सरकारों ने उनको बोनस देने का भी काम किया। माननीय सदस्य जल्दी आप कर लीजिए संक्षिप्त। अधिष्ठाता महोदय, अभी तो शुरू हुआ, 1-2 मिनट का समय दे दें। मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए 4 मिनट इधर 4 मिनट इधर बोलेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये फसल बीमा की बात करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से चल के आता हूँ, अभी अभी कुंभ का मेला था, चारों तरफ ट्रैफिक जाम था, गेहूं की बुवाई हो रही थी, हमारे पूरे जनपद में किसी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो सकी, पूरी फसल चौपट हो गई, किसी किसान की गेहूं की फसल किसी काम की नहीं रह गई। आज तक इन्होंने उन किसानों के बीमा की कोई बात नहीं किया। अभी इसके पहले जो धान की पैदावार थी, बारिश आप समाप्त कर लीजिए माननीय मनोज जी। धान की फसल खराब हो गई, किसी भी किसान को आज माननीय संदीप जी शॉर्ट कर लीजिए, नहीं मिल सका है। ऐसे बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर से होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इधर से माननीय मनोज प्रजापति जी, है हम किसानों को आप खत्म कर लीजिए 3 से 4 मिनट में प्लीज, है ना, हो गया आपका समय। माननीय मनोज जी महोदय, इन्होंने जो भी मिनी किट दिया, कभी किसानों को समय से उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस बजट को काट करके खत्म करके 1 रुपया कर दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर, बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्य R.K. वर्मा द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70 से 75% किसान रहते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो भारत रत्न से सुशोभित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। बात सही, बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद ने राजाओं का राजा बताया है किसान को, राजाओं का राजा। और आज राजाओं के राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। धरती माँ का सीना चीर करके वो गन्ना पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है और सारे देश को खिलाने का काम करता है। लेकिन उसका रात को बेटा भूखा सो जाता है, उसको एक टाइम भोजन सही तरीके से नसीब नहीं हो पाता है। जब वो चारपाई पर लेटता है जा करके, नींद नहीं आती है, उसको करवट बदलता रहता है। कभी अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती है उसको, जो 30 वर्ष की हो गई है। कभी जो है वो बिजली मैन, लाइन मैन आकर के कह गया है कि अगर कल बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइन काट दी जाएगी। फिर जो है वो बच्चों की जो फीस है उसके बच्चे चिपट जाते हैं, पापा पापा कह करके, पापा अगर फीस नहीं दी तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। ये स्थिति है अन्नदाता किसान की, जो धरती माँ का सीना चीर करके सारे देश को खिलाने का काम करता है। बहुत बढ़िया।
जब जो है किसान खेत में जाता है और वहां पर खेती में कार्यों में लगता है तो गुलदार आकर के उनके किसानों के बच्चों को खा ले जाता है। अभी बिजनौर में सुमन नाम की एक महिला को 27 तारीख में जो है गुलदार ने पकड़ लिया, मार दिया जो है। 35 वर्ष की थी वो जो है, उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये बजट में जो है होना चाहिए, कृषि बजट में प्रावधान होना चाहिए, और जो प्रावधान होना चाहिए इसका जो है, और जो छुट्टा पुष्पों से नुकसान होता है खेतों का, उसका भी प्रावधान होना चाहिए बजट में जो है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो किसान जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संघर्षी मिटा रहा वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली रहने वाले 2 प्राणी 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो भी जो है ये बजट रखा है उसके बारे में कहना चाहता हूं, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है। अरे तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और भी कहना चाहता हूं, लक्ष्य भी तुम्हारा है, जो हम कहेंगे यहाँ वो सच नहीं माना जाता, और जो सरकार के लोग कहेंगे वो सच माना जाता है। सरकार जो भी कहते हैं वो ही सच है, झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं यहाँ पर। जो कई बार जो है हमारे बिजनौर से आंकड़े आते हैं, बिल्कुल सरासर गलत आते हैं और उसी को वो दे देते हैं। इसलिए लश्कर भी तुम्हारा है, अरे लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इसलिए मैं गुलदार, जो सुमन देवी नाम की महिला को गुलदार ने मारा है, 35 वर्ष की थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जो है कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और बजट में प्राविधान होना चाहिए। अब जो भी हिंसक पशु वहां पर किसान को मारेगा उसको जो है 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। भाई इन्हीं शब्दों में, तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे। झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ में जी धन्यवाद। आदरणीय वर्मा जी, पारसनाथ जी ने जो कृषि और सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ। महोदय, आज देश का अन्नदाता किसान परेशान है पूरी तरह से, न तो उसको खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न समय से बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है। जब किसी तरह से वो मेहनत करके फसल को उगाता है तो उसके फसल का उचित दाम भी मिलने का काम नहीं कर पा रहा है। आप जब नारों का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ट्यूबवेल खराब है, बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, नहरों की सफाई नहीं हो पा रही। पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो साल में 2 बार नहरों की सफाई होती थी, जिससे टेल पे पानी पहुंच जाता है। लेकिन सरकार बनने के बाद तुरंत इस सरकार ने फैसला लिया कि अब साल में 1 बार केवल नहरों की सफाई होने का काम होगा। जल निकासी की भी समस्या है, ड्रेनों की खुदाई की भी समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव की गलियां, सड़कें पूरी तरह से खोद दी गई हैं।
आज कई साल हो गए, ना तो उनके घर में पानी पहुंचने का काम कर रहा है, ना तो सड़कों की मरम्मत होने का काम हो पा रहा है। मैं तमाम समस्याएं जो हमारे चंदौली जनपद की हैं, जो हमारे विधानसभा से जुड़ी समस्याएं हैं, उसके तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि रायल ताल सैकड़ों एकड़ में जो बड़ा ताल है, यदि उसकी खुदाई हो जाए तो वहाँ के अगल बगल के गांव के लोगों को पंप के द्वारा सिंचाई का काम कराया जा सकता है। बादशाह ताल जो 50 एकड़ से बड़ा ज़मीन है, यदि उसकी खुदाई हो जाए तो बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, किसानों को पानी सिंचाई के लिए मिलने का काम हो जाए। चंदौली जनपद में चाहे बाणगंगा ड्रेन हो, रायल ताल हो, धूस ननार ड्रेन हो, चंदा ताल हो, मौजी ड्रेन हो, खोरपुर सुरतापुर ड्रेन हो, लेहरा मनेरा ड्रेन हो, यदि इनकी खुदाई हो जाए तो किसान को फसलों के नुकसान को बचाया जा सकता है। बपौली मुख्य नहर जो किलोमीटर 8 से टेल तक जहां फिलिंग में नहरें हैं, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि उन नहरों को पक्का कर दिया जाए, लानी कर दिया जाए तो किसान की बर्बादी को रोका जा सकता है। नहरों की पटरियां जो सड़कें बनाई गई थी, आज बहुत ही दुर्दशा का शिकार है, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। हम मंत्री जी से मांग करेंगे कि नहरों की पटरियों की सड़कें जो हैं उनकी मरम्मत करा दी जाए। किसानों की फसल आवारा पशुओं के द्वारा बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है, जिससे उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। हम मांग करेंगे कि किसानों की फसलों को बचाने के लिए आवारा पशुओं से किसान का बचाव किया जाए, किसान के फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाए, किसानों को समय समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, किसान की विद्युत आपूर्ति जो शेड्यूल बना है कि गांव में हम बिजली 18 से 20 घंटे देंगे, उस हिसाब से यदि दे दिया जाए तो किसान की बिजली मिलेगी तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। किसान दुर्घटना बीमा जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी शुरुआत किया था 1 लाख रुपये से। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे इसकी राशि को बढ़ा के 5 लाख रुपया किया। हम मांग करेंगे आपके माध्यम से सरकार से कि 5 लाख की राशि को बढ़ा के कम से कम 10 लाख रुपया करने का काम किया जाए। गुरैनी पंप कैनाल, बीरा सराय पंप कैनाल, बलुआ पंप कैनाल, नगवा पंप कैनाल, जिसकी क्षमता समाजवादी सरकार में 2012 में जब सरकार थी तो इसकी क्षमता बढ़ाई गई थी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसका क्षमता बढ़ाने के बजाय इसकी क्षमता घटा दी गई। हम मांग करेंगे कि इसकी क्षमता जो बढ़ाई गई थी उतना उसकी रखी जाए। नलकूप, आज हम लोगों के जनपद में 50% से ज़्यादा नलकूप खराब है। या तो कहीं बिजली की समस्या है, कहीं स्टार्टर नहीं है, कहीं तमाम समस्याएं हैं। हम लोग तमाम शिकायतें करते हैं लेकिन कोई सुनवाई होने का काम नहीं होता है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि तमाम नलकूप जो खराब पड़े हैं, चाहे यांत्रिक दोष से चाहे बिजली के दोष से, उनको सुनिश्चित करके ठीक किया जाए और पानी सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर हर नल के नाम पे जो सड़कें खोद दी गई, जो गलियां खोद दी गई, आज तक उसकी मरम्मत होने का काम मंत्री जी बार बार आश्वासन सदन में देते हैं, लेकिन जो कंपनियां काम कर रहे हैं, जो विभाग काम कर रहे हैं, उन सड़कों को ठीक कराने का काम नहीं कर पा रहे हैं। सभी घर में पीने के पानी के हर नल की व्यवस्था। हम अभी चंदौली जनपद का एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जनपद में पूरी तरह से कम 734 गांव पंचायत है, जिसमें आज तक एक भी गांव में ये जल निगम के लोगों ने पानी पहुंचाने का काम नहीं किया। जितने रास्ते से सब खोद दिए, तमाम शिकायतों के बाद आज उनको ठीक करने का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़े पैमाने पे जल निगम के द्वारा जिस तरह से गाँव को बर्बाद किया जा रहा है, ना तो पानी मिलने का काम हो पा रहा है। पहले हम विधायकों को कुछ नलें मिल जाती थी, जहां हम लोग आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत होती थी तो कहीं हैंडपंप के द्वारा हम लोग नल देने का काम करते थे। लेकिन आज ये जल निगम का जब से ये हर घर जल योजना चली है, जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनने लगी, तब से पूरी तरह से हैंडपंप बंद हो गया है। हम मांग करेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि कम से कम जो 100 हैंडपंप विधायकों को मिलता था उसको देने का काम करें। कहीं अति आवश्यकता है, कहीं इमरजेंसी है, वहाँ हम लोग उनको पीने का पानी खत्म कर लीजिए। माननीय सदस्य, आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय विवेकानंद, माननीय डॉक्टर मुकेश। आपने मुझे आर के वर्मा जी के
कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद फिरोजाबाद से आता हूं। जनपद फिरोजाबाद में जो किसानों की स्थिति है बस से बदतर है। किसान रो रहा है, किसान के लिए समय पर बिजली नहीं है, किसान परेशान है। वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि 18 घंटा लाइट आएगी, वर्तमान के लोग कहते हैं 18 घंटा लाइट आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लाइट आती ही नहीं, लाइट आती ही नहीं है। किसान रो रहा है, किसान के आंसू आ रहे हैं और किसान मरने को मजबूर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आलू, जो हमारे यहाँ आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है और जो मजदूर है जुड़ाई के मजदूर, वो आलू के बीनने के लिए समय समय पर जाते हैं। गौ माता और अन्ना सांड जब वो जाते हैं तो उन्हें वहां पर वो डैमेज करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ाई जाए, कम से कम 20,000 रुपए की जाए। 12 से 17 की सरकार में परम आदरणीय अखिलेश यादव जी जब थे तो 12 से 17 तक किसान सम्मान निधि हर व्यक्ति को मिलती थी, हर किसान को मिलती थी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ चिन्हित किसानों के साथ साथ प्रदेश के हर किसान को मिलनी चाहिए और कृपया आपस में बात न करें, की मांग के अनुसार सुन लीजिए, सब्सिडी दी जाए। सोलर पंप की स्थापना है, सब्सिडी अनुदान को और अधिक बढ़ाया जाए और सीधा सीधा लाभ किसान को दिया जाए। ड्रिप सिंचाई के यंत्रों पर सब्सिडी अनुदान को बढ़ाया जाए तथा किसानों की मांग के अनुसार उन्हें उसका लाभ दिया जाए। जीएसटी हटाई जाए, किसान की जो जीएसटी है वो हटाई जाए। किसान को उन्नत प्रमाणित बीजों को और अधिक सस्ते दर पर प्रदान की जाए। यूरिया डीएपी जो खाद की कीमत है वो कम की जाए। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसान को सस्ती दर पर जैविक खाद आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसान को कृषि यंत्र, सोलर पंप और खेत तालाब की बुकिंग, किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं लॉटरी द्वारा न कराकर किसान की मांग के अनुसार किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बेहद खेद है कि किसानों के लिए आपने 22,000 करोड़ रुपया बजट में 2023 में 22-23 में किया था, लेकिन 14,000 करोड़ रुपया ही आपने खर्च किया। अगर बाकी पैसा मंत्री जी आप खर्च कर देते तो किसान को लाभ मिलता, किसानों का सम्मान होता। किसान पत्थर को चीरकर उसमें गेहूं पैदा करता है, पत्थर को चीरकर गेहूं पैदा करता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि 35% कम है। हमारे यहाँ जो सरकारी ट्यूबवेल है वो खराब पड़े हुए हैं। अगर सरकारी ट्यूबवेल ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत किसानों को मदद मिलेगी और उनकी खेती तक पानी पहुंच पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे, क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही गंदा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। भाजपा के लोगों ने ये स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार, टाइम हो गया, 15 सेकंड में कर लीजिए, आधे मिनट में कर लीजिए शॉर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे हाँ, जो किसानों की जमीन है उसको केवल और केवल जो हाईवे के किनारे जमीन है उसका जो सर्किल रेट है, तो पहले ही अधिकारियों ने उस सर्किल रेट को कम रखा और उसके बावजूद उन किसानों की जमीन को एक्वायर कर रहे हैं।
तो जो हाईवे के किनारे के किसान हैं उनको कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी 8 गुना अगर उन्हें कंपनसेशन मिल जाएगा तब किसान खुशहाल हो पाएगा। हम बात करते हैं कि किसान की आमदनी दूनी करेंगे। अगर आप किसान की आमदनी वास्तव में दिल से दूनी करना चाहते हैं तो उसको पानी फ्री दो, उसको बिजली फ्री दो और उसको डीजल फ्री दो। माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, केवल एक सवाल करना चाहता हूं। अभी इन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश इतना खुशहाल हो गया है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं दोनों लोगों से, 1 किलो बीज को 1 कुंटल बनाने वाला किसान कंगाल क्यों है? 1 किलो गेहूं को 950 ग्राम का दलिया बनाने वाला ये उद्योगपति धनवान क्यों है? केवल इस पर विचार कर लीजिए कि किसान के अनाज की कीमत तय नहीं कर पा रहा किसान, और ये धनवान इसलिए है उद्योगपति कि वो अपने माल का दाम खुद तय करता है। सबसे पहला सवाल तो यही है। बहुत अच्छी बातें हमारे सिंचाई मंत्री जी ने कही हैं। सिंचाई मंत्री जी, हमारा जनपद बलिया अंतिम छोर पे आता है तो विकास की किरण तो पहुंचती नहीं, आपके नहर का पानी भी तेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फोन किया, जब किसान हमको फोन करता है तो हम फोन करते हैं तो कहते हैं कि बिजली नहीं है, कभी कहते हैं कि हमारा तेल तक की सफाई नहीं हो पाई, सफाई का काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से जब बुआई का समय आएगा उस समय सफाई होगी तो पानी नहीं पहुंच पाएगा और तेल तक पानी नहीं पहुंचता है बलिया। आप निश्चित रूप से इसका ख्याल जरूर करिएगा। माननीय मंत्री जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोरंटाडीह में एक पंप कैनाल है। जुलाई 2024 से 630 केवीए का ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर लगने चाहिए थे। जुलाई से ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण गांव के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसे किसी तरह से एक पंप चला करके वहां सिंचाई का किसानों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ रामपुर चिट में एक पंप कैनाल है, 20 साल हो गया उसके पंप को लगे हुए। पंप नहीं बदले जाने के कारण सिंचाई की व्यवस्था वहां नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री जी, 20-20 साल पंप के बहुत होते हैं। वो पंप कैनाल तब चालू होगा जब जल्दी से जल्दी उस पर नया पंप लगाया जाएगा। हमारे पलिया खास का पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है। उस पंप कैनाल को सरकार संज्ञान में ले और उस पंप कैनाल को चलाने का काम करे जिससे हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। सुहाव का पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है, वहाँ सारा इंतजाम है लेकिन वो पंप कैनाल बरसों से बंद पड़ा है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो किसान हमारा सिंचाई नहीं करेगा तो किसान की उपज कहां से बढ़ेगी और दोगुनी आय कहां से आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये कर्मचारी आपने जो रखे हैं वो कर्मचारी वहां केवल डेली बेसिस पर रखे जाते हैं जो अपना काम करते हैं, और किसान जब उससे बात करता है तो कभी कभी उनसे लड़ाई हो जाया करती है। माननीय मंत्री जी, इन पंप कैनालों पर एक परमानेंट कर्मचारियों का इंतजाम कर दिया जाए। एक कर्मचारी तो परमानेंट रखा जाए जो आपका परमानेंट कर्मचारी हो ताकि उससे किसान की सिंचाई का काम ले सकें। माननीय मंत्री जी, प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना चाहता है हमारा किसान, लेकिन प्राइवेट ट्यूबवेलों का एस्टीमेट लाखों में बना दिया जाता है और उसके बाद भी हमारा किसान दौड़ता रहता है, महीनों उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो किसान अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी नहीं लगा पा रहा है। आज हमारे सभी इस विधानसभा के सदस्यों के एक ट्यूबवेल मांगा जाता है कि एक ट्यूबवेल दीजिए। हमारे 150-200 गांव है, हमसे एक ट्यूबवेल चयन करके कैसे दे सकते हैं? एक ट्यूबवेल हम चयन करके देते हैं और लिख के दिया जाता है कि 30 दे दीजिए, उसमें से कोई कर देंगे। दूसरे गांव के लोग हमसे कहते हैं कि आपने इसी गांव को क्यों चयन किया? हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ाने का काम कीजिए जिससे किसानों को सिंचाई का इंतजाम हो सके। माननीय मंत्री जी, बलिया जनपद में 50% से अधिक ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। किसी का पंप खराब है, किसी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, किसी की अन्य कई व्यवस्थाएं हैं। जो नालियां खराब पड़ी हैं, नालियों के बगैर पानी अंतिम खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है, जर्जर हो चुकी है, बरसों से वो नालियां नहीं बनी हैं। नए जो ट्यूबवेल बन रहे हैं उसमें जो पाइपलाइनें डाली जा रही है कुछ दूर तक डाली जा रही है, उनकी पूरी क्षमता के सिंचाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से सदन के अंदर जो बात रखी जाए अधिकारियों के माध्यम से, जो आपका प्रस्ताव रखा जाए, जो बजट रखा जाए, लेकिन निश्चित रूप से आप दोनों लोग किसान लगते हैं, निश्चित रूप से हाथ अपने कलेजे पर रख के सोचिएगा कि कोई आदमी अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। अगर हमारी आमदनी हो जाती उद्योगपतियों की तरह, कोई आदमी शहर की तरह नहीं भागता।
क्योंकि देहात से अच्छी न हवा कहीं मिलेगी, न जलवायु कहीं मिलेगी, न पानी कहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इंतजाम आप अच्छा कर दें तो गांव का आदमी गांव में रह करके अपने बच्चे को भी किसानी करा करके और निश्चित रूप से उद्योगपतियों की तरह शाम को निकल करके और अब 4-4 पहिया की गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में चलने का किसान काम करेगा। ये व्यवस्था समाप्त कर लीजिए, हमारा देश खुशहाल होगा। समाप्त कर लीजिए। मैं उस कटौती में बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। आयों का लगभग 95% हिस्सा है। इसमें 175 लाख से अधिक लोग कार्यान्वित हैं। मैं वाराणसी से चल करके आता हूं। मैं वहां पे आपका ध्यान जो है साड़ी उद्योग जो पूरे देश में विश्व में प्रचलित है, बड़े पैमाने पर साड़ी उद्योग बनारस में चलता है, लघु उद्योग है, कॉर्पोरेट जगत सब है। लेकिन इस सरकार जब से आई है तब से उन सरकारी साड़ी के बुनकरों के प्रति जो है इसका रुख रवैया ठीक ठाक नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 के पहले, इन्हें जो है बिजली के बिल में बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती थी, रेशम का धागे का सब व्यवस्था दिया जाता था। ये सत्ता पक्ष के लोग यही रट के बैठे, 2017 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। डबल इंजन की सरकार 2 मिनट तो ये कहते हैं 17 के पहले कुछ हुआ नहीं, इसके बाद 3 मिनट अपने क्षेत्र की समस्या बताते हैं जो है, तब 3 मिनट अपने क्षेत्र की समस्या में इनका जाता है और 17 के पहले कुछ हुआ ही नहीं जो है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये भी आप सुन लीजिए, आप कर्ज देने में आगे हैं, लोन देने में बहुत आगे हैं, कर्ज लेने में भी आगे हैं। आज के पूरे के 20 मुख्यमंत्रियों ने 3 लाख करोड़ का कर्जा किया था उत्तर प्रदेश के ऊपर, और इस समय 9 लाख करोड़ कर्जा हो गया है, सुन लीजिए। लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर 9 लाख करोड़ मतलब 3 गुना हो गया, और धरातल पर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। केवल आप सब लोग जब खड़ा होंगे तब यही कहेंगे 17 के पहले कुछ नहीं हुआ, 17 कुछ नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं 17 के पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी हमारे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था, उत्तम प्रदेश तरफ बढ़ रहा था जो है, चौतरफा विकास दिख रहा था। मेट्रो की शुरुआत हुई, आइकाना स्टेडियम बना, कैंसर हॉस्पिटल बना, तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्री हुए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हुआ। लेकिन इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। लघु उद्योग के तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम वाराणसी से आते हैं, हमारे यहाँ UPSIDC करखियाव इंडस्ट्रियल एरिया बनी हुई है, जहाँ तमाम छोटे छोटे उद्योग हैं। अब मैं आपके माध्यम से वहाँ के मजदूरों को पीड़ा बताना चाहूँगा सरकार को, और मदद भी चाहूँगा। इतना बड़ा शोषण वहाँ के कर्मचारियों को हो रहा है। अमूल जैसा भी प्लांट वहाँ बैठा हुआ है, 12 घंटे का 9,000 से 10,000 रुपये पेमेंट दिया जाता है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि सरकार जो है मिनिमम एज वेट के तहत उनको पेमेंट दे और ड्यूटी कम 8 घंटे से ज्यादा न कराए। ये शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। और उसी इंडस्ट्री एरिया से एक नाला होकर गुजरता है, जिसको कंपनियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। और बरसात के सीजन में जब वो चौकअप हो जाता है तो गांव के अगल बगल के गांव में लोगों घरों में पानी घुसने लगता है जो है। तो समय से पहले, बरसात से पहले मैं चाहूंगा कि उस नाले की तरह सफाई कर दिया जाए कि भविष्य में किसी तरह के लोगों को दिक्कतें न हो। और कंपनियों द्वारा उस नाले में गंदा पानी भी बहाया जाता है, और गंदा पानी में अगर भूल कर कोई जानवर डुबकी लगा लिया तो उसका तो पूरा बाल ही झड़ जाता है तुरंत जो है। ये हालात है। तो कंपनियां गंदे पानी को जो है कि नाले में न बहावें, इसके लिए मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा, लघु उद्योग के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना सराहनीय काम किया, जितना विकास किया, आज विकास कहीं भी नजर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा जो है, अभी एक साथी ने हमारे जरा सा भाई टांग है निकल गई जो है कि ये किसान सम्मान निधि अखिलेश जी दे रहे थे, तो वो हद दर से नहले पे दाहला मार दिए कि 12 से 13 में मोदी जी ने भी जो है इतना करोड़ रुपया दिया जो है, जबकि 12-13 में मनमोहन सिंह जी जो है मोदी जी नहीं थे जो है। तो धन्यवाद मैं आपको दूंगा, आपने लघु उद्योग पर हमें बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।